अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और व्यूअर्स, चलते चलते आज हम अब रिव्यू करने वाले हैं एक स्टील टाइप का, विच इज़ D2 स्टील। अच्छा, D2 स्टील बेसिकली हमारी एक, चूँकि हम हाई कार्बन स्टील पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा जो J2 वगैरह जो इनिशियल हमारे स्टील यूज़ होते हैं मॉडर्न नाइफ मेकिंग में, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो D2 स्टील है, ये इज़ अ सॉर्ट ऑफ मॉडर्न स्टील। ये जो ट्रेडिशनल हाई कार्बन स्टील जो कमानियों में से निकलते हैं या पटरों में से निकलते हैं, अननोन स्टील, ये बिल्कुल उनकी तरह का स्टील नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील। और एक टर्म इस्तेमाल होती है EDC, विच मीन्स एवरीडे कैरी नाइफ। तो जो गोरों की जब आप व्यू देख रहे होते हैं नाइफ, स्पेशली जब आप फोल्डिंग नाइफ देखते हैं जो बंद हो जाते हैं चाकू के स्टाइल के, तो उनमें आपको अक्सर वो कहते मिलेंगे जी फलाना EDC नाइफ के लिए बहुत अच्छा है, EDC के लिए बहुत अच्छा स्टील है। सो EDC मीन्स एवरीडे कैरी नाइफ, जो कि आप जेब में रख के या अपने बैग में रख के लेके जा सकते हैं और बवक्त ज़रूरत आपके काम आ सकता है। उसमें सेल्फ डिफेंस तो विल बी अ वेरी लास्ट स्टेज टू यूज़ इट। आखिर में आप उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कोई भी काम, अगर काटन काटना है आपने, कोई टेप काटनी है, कोई आपको कपड़ा काटना हल्का फुल्का पड़ जाता है, इसके अलावा आपके पास हैं जी कुछ सब्ज़ी काटनी पड़ जाती है, कुछ छोटा मोटा काटने का काम आप उससे हैंडी टूल के तौर पर ले सकते हैं। तो जो D2 स्टील है ना, ये बेसिकली आपके जो EDC नाइफ़ हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाइफ़ होते हैं, उनमें यूज़ होने वाला स्टील है। पाकिस्तान में कम यूज़ होता है स्टील, इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, बिल्कुल J2 की तरह। अब J2 तो बहुत पीछे है, ये उससे काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी बेहतर है बहुत सारे कामों में। तो आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि ये क्या होता है। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो टेक्निकल नेम है वो है 1.2379, या इसे अगर AISI स्टैंडर्ड्स पे देखें तो इसे SKD11 कहा जाता है। उस 11 को ही बाद में इजी करने के लिए D2 बना दिया गया। तो ये इसकी एक केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से नाम है। अब ये हाई कार्बन स्टील कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हाई क्रोमियम स्टील है, तो इसकी हाई वेयर टेयर रेजिस्टेंस होगी, जल्दी वेयर टेयर नहीं होगा। फिर आपके पास हार्डनिंग, इसकी एक बहुत कमाल की खासियत है हार्डनिंग में, आगे मैं चल के बताऊंगा कि ये कैसे हार्डनिंग के लिए बहुत बेहतर स्टील है। इसके अलावा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ये क्रोजन रेजिस्टेंस भी इसकी बहुत अच्छी होती है। और ये बेसिकली है भी टूल स्टील, ये नाइफ़ के लिए इनिशियली डेवलप भी नहीं था किया गया, इसको मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल जो है वो डेवलप किया गया था। तो अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन पे चलें, तो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास आयरन तो ज़ाहिर है आएगा उसके अंदर। तो उसके बाद कार्बन अगर देखें तो कार्बन इसके अंदर 1.6% तक होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमियम 12% तक होता है, 12%। जो इसके अंदर स्पेशल बात है वो इसके अंदर मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम इसके अंदर 0.8% होता है। एक और बहुत ख़ास एलिमेंट वनेडियम, वो 0.9% तक होता है। फिर मैंगनीज 0.6%। निकल जो है वो इसके अंदर 0.3% होता है। और इसके अंदर कॉपर 0.25% होता है। सल्फ़र 0.03% होता है। सिलिकॉन जो है वो 0.3% होता है। तो इतने सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से शायद ही पीरियोडिक टेबल के जो दो पहले हैं कॉलम्स, उनकी कोई मेटल जो है वो गालिबन सीज़ियम या एक दो हैवी मेटल्स रह गई होंगी जो इसके अंदर ना हो। अदरवाइज़ इसके अंदर एक बड़ा ही वेल मेंटेन्ड कम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा मेटल्स का। तो अगर देखें मेटल्स इसने क्या देती हैं, तो सबसे पहले कार्बन जो है वो इसे हार्डनेस प्रोवाइड करता है एज़ यूजुअल स्टील बनाने के लिए। फिर इसके अंदर क्रोमियम जो है वो इसे क्रोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसको जंग जल्दी नहीं लगता, और अगर लगता भी है इसे जंग बफर्ज महाल, जैसे बरसात का मौसम है, हवा में मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसको बिल्कुल एक थिन सी लेयर जंग की लगती है,
वो मैं आपको, ये जो मेरे पास आगे टोका पड़ा हुआ है इसके ऊपर मौजूद है। तो चूँकि हर स्टील कैटेगरी का जंग लगने का पैटर्न डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बहुत लाइट सा जंग लगता है। इवन अगर आप घर पे पड़ी जो बर्तन साफ़ करने वाली जो कूची होती है उससे भी साफ़ करेंगे या स्पंज से भी साफ़ करेंगे तो वो जंग उतर जाता है, इससे जंग कम लगता है। देन इसके अंदर है जी वनेडियम। वनेडियम अब जो है वो इसके अंदर रिफाइन करता है प्राइमरी ग्रेन स्ट्रक्चर को। वनेडियम जो है एक कॉस्टली मेटल है, प्रीशियस मेटल है, कम इस्तेमाल होती है, हाई एंड टूल्स में इस्तेमाल होती है, और ये उसी टूल में इस्तेमाल होती है जिसके अंदर आपने प्राइमरी ग्रेन स्ट्रक्चर जो है बेहतर करना होगा। मेरी जो ग्रेन स्ट्रक्चर पे हीट ट्रीटमेंट पे वीडियो है उसमें मैंने ग्रेन स्ट्रक्चर को काफ़ी एलेबोरेट किया है, लेकिन उसमें सिर्फ हीट ट्रीटमेंट का ग्रेन स्ट्रक्चर का मैंने बताया। अब इंशाल्लाह वो वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं इन अलॉयज़ के साथ जो ग्रेन स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो प्राइमरी ग्रेन स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करती है वनेडियम। इसके अलावा चूँकि प्राइमरी ग्रेन स्ट्रक्चर बेहतर हुआ तो हार्डनेस आपकी बेहतर होगी, और हार्डनेस बेहतर हुई तो एज होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी बेहतर हो गई। फिर उसके बाद मैंगनीज़ है। अब मैंगनीज़ इसके अंदर डीऑक्सीडाइजेशन करता है। स्टील के अंदर आपको पता है जब आप मेल्ट करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ देयर आर हाई चांसेस के रिएक्ट कर जाएगी, और रिएक्ट कर गई तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर इनहेरेंटली जंग बन जाएगा, क्योंकि जंग बेसिकली फेरक ऑक्साइड होता है। लोहे के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो फेरक ऑक्साइड बन जाता है। तो लोहा इतना ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होता है कि आपका चाहे आप बर्फ़ में रख दें, चाहे आप आग पे रख दें, चाहे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें, ये रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे। अब अगर इनिशियल लेयर ही रिएक्ट कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ तो आपका जो मेटल है आपके उसके अंदर स्मेल्टर के अंदर मौजूद वही ख़राब हो जाएगा। तो उसके अंदर से ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर मैंगनीज़ डाली जाती है। देन आपके पास मोलिब्डेनम है। अब मोलिब्डेनम जो है वो इस अगेन इसकी हार्डनेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, इसको बेहतर हार्डनेस प्रोवाइड करती है। फिर आपके पास आ जाती है निकल। निकल जो है इसे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देती है। जब आपने इसे ज़ोर से मारना है तो ये इम्पैक्ट कैरी कर सकता है ठीक ठाक। इसका एक तो दूसरी मेटल से आगे एज हार्ड हो गया, पीछे जो इसकी अंदर स्पाइन या इसके नीचे निकल मौजूद है वो इसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंट बनाती है। फिर इसके अंदर एलुमिनियम है। एलुमिनियम अगेन जो है वो एज ए डीमिट जो है वो एज ए डी नाइट्रेटिंग एजेंट काम करती है। डी नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करने का मकसद ये है कि ये आपका जो मिक्सचर है अलॉय का उसके अंदर नाइट्रोजन की एंट्री नहीं होने देती, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन तो उतनी मौजूद नहीं है जितनी नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद है हवा में। अगर हवा की केमिकल कंपोजिशन देखें तो एयर के साथ अगर आप, क्योंकि आप वैक्यूम में थोड़ी बना रहे हैं, उसके अंदर एयर मौजूद है, तो उस एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के लिए आपने इंतज़ाम कर लिया मैंगनीज़ का, और आपने अब नाइट्रोजन के लिए इंतज़ाम करना है। नाइट्रोजन के अंदर इंतज़ाम करने के लिए आपने उसके अंदर एलुमिनियम डाल दी, और एलुमिनियम ने ना सिर्फ इसके अंदर से नाइट्रोजन को रोका बल्कि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर मज़ीद इम्प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर आगे कॉपर है। कॉपर जो है इसको हाई सरफेस सेंसिटिविटी देती है। सो बेसिकली जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं, एक आपके पास मोटी जो है वो एक बार है, लेट्स सपोज D2 स्टील की, और अगर आप उसे प्रेस कर रहे हैं तो उसका जो सरफेस है वो फटती नहीं है, वो अच्छी तरह प्रेस होती है, उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव होती है। देन आपके पास आ गई सिलिकॉन। सिलिकॉन अगेन सबसे बेसिक कंपोनेंट है डीऑक्सीडाइजेशन के लिए, तो इसके अंदर सिलिकॉन भी मौजूद है। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, सिलिकॉन ऑक्साइड बना देगी। फिर आपके पास इसके अंदर आ गया सल्फ़र। अब सल्फ़र जो है वो भी इसका ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए ही इसमें कम है। सल्फ़र 0.03% बहुत कम है, लेकिन वो करती क्या है, वो इसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर बड़े कार्बाइड हैं, इसके अंदर कार्बन के बड़े फेस बने हुए हैं, उनकी बाउंड्रीज जो है उनको ब्रेक करती है और उन्हें फाइन करती है। सो उसकी वजह से आपके जो नाइफ है या आपका जो बार है वो क्वर्स नहीं होती, और अगेन जब आप उसे हार्ड बार बार करते हैं तो वो कवर्जन के साथ जब जो है वो टूटती नहीं है।
अब व्यूअर्स बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। तो अगर आप इसकी बेसिक एप्लीकेशन देखें वो तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। ये डाइस बनती हैं इससे गैग्स बनते हैं। फिर इसके अलावा कटर बनते हैं। कटर जो आपके ये मार्बल की बार या जो बड़ी रोटरी बार्स होती हैं उनके लिए, फिर रोटरी डाइस भी इससे बनती हैं। देन आपके पास टूल्स हैं, इवन जो टायर श्रेडर्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ तो कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रियल नेशंस हैं उनके अंदर रबर को ज़ाया नहीं किया जाता बार बार। तो उसको बेसिकली अगर आपका कोई टायर है तो उसको एक बड़ी सी मशीन नीचे गोल गोल घूम रहे होंगे उसके अंदर डाल देते हैं तो वो क्रश कर देती है। तो वो भी D2 स्टील के बने होते हैं, इतना हार्ड स्टील है ये। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी हार्डनेस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम नाइफ़ की इंडस्ट्री की बात करें तो हम जो मैक्सिमम हार्डनेस है वो 65 HRC होती है। तो 65 HRC को जो टच करता है वो मैक्सिमम हार्ड माना जाता है। 65 से ऊपर शायद एक या दो में भी तीन से ज़्यादा स्टील नहीं है जो इससे ऊपर जाते हों, इतने हार्ड होते हों। क्योंकि इससे ऊपर अगर आप हार्डनेस की तरफ जाएंगे तो आपको ये पता है कि हार्डनेस जो है वो ब्रिटलनेस को लेके आती है। ब्लेड आपका या आपका जो नाइफ है वो हार्ड होगा, वो क्लियरली इसका मतलब है कि वो खस्ता हो जाएगा। अब वो जैसे बिस्किट है ना, जब गर्म चाय में डुबोया तो टक करके आगे से टूट गया, या आपने हाथ में पकड़ा तो ठक करके टूट गया, बिल्कुल इस तरह वो हो जाएगा ब्लेड आपका। तो इस तरह का ब्लेड तो यूज़ करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसे थोड़ा सा भी ठोकर ज़ोर से लगा दी कहीं पे तो वो टूट जाएगा वहाँ से। तो आपने इतना जो है वो ब्रिटल ब्लेड नहीं लेना होता। तो इसलिए हार्डनेस जो है वो 65 मैक्सिमम रखी जाती है ब्लेड्स के लिए। अब ब्लेड्स की हार्डनेस का तो हमने अपर लेवल 65 रख दिया। अब मटेरियल कितने हैं जो 65 को टच कर सकते हैं, और वो कॉस्टली कितने हैं ये भी देखना पड़ता है। तो D2 जो है वो, चूँकि इसके अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इसकी हार्डनेस जो है वो 58 से लेके 62 तक होती है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इनिशियल इसे हार्ड करते हैं तो ये अपनी 58 हार्डनेस को टच करेगा। आप चाहे थक्कड़ से थक्कड़ कर लें, आपको कोई तजर्बा नहीं, आपने D2 हार्ड किया 58 तो वो करेगा ही करेगा। अब अगर आपने उस प्रोसेस को मज़ीद रिफ़ाइन किया, मज़ीद बेहतर किया, मज़ीद प्रोफेशनल किया, तो ये 62 तक जा सकता है। और जो 62 इसकी पीक हार्डनेस है। अब इसे हार्ड करने का तरीका भी डिफरेंट है। वो ये है कि इसे पानी में या ऑयल में हार्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम हार्डनेस को ऑयल में भी टच नहीं करता, ना पानी में करता है, बल्कि इसको एयर में। और अच्छा, तो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो इसका प्रो है वो है जी इसका फाइन एज। अब चूंकि हार्ड ये ठीक ठाक हो चुका है तो इसका एज जो है बहुत अच्छा निकलेगा। और एज निकलने के साथ साथ जो कुछ व्यूअर्स को इशू भी था कि जी आपने छुरी तेज़ की, लेट्स सपोज आप ईद पे ही करते हैं, ईद पे आपने छुरी तेज़ की, अब आपने महीने डेढ़ के लिए छुरी रख दी, उसका एज ख़त्म हो गया, अब आपको वो फीलिंग नहीं आ रही छुरी इस्तेमाल करते हुए। उसकी रीज़न ये है कि भाई हर मटेरियल की एज रिटेंशन की कैपेसिटी अपनी होती है। एज रिटेंशन का मतलब है एज को संभालने की सलाहियत। आपने मटेरियल को तेज़ किया, अब पता नहीं आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप हाई कार्बन स्टील यूज़ कर रहे हैं, आप स्प्रिंग लीवर की बनी छुरी यूज़ कर रहे हैं, आप क्रो बार की बनी छुरी यूज़ कर रहे हैं, आप फॉयल की बनी रेती की छुरी यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक का जो लेवल है ना एज को संभालने का वो डिफरेंट होता है। और एज को संभालने का जो लेवल है वो ना सिर्फ आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है छुरी के, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने हार्ड उसे कितना। तो जब आप फुल हार्ड, जिस तरह D2 है वो अपनी एक्सट्रीम हार्डनेस को टच करता है, तो इतने हार्ड मटेरियल का जो एज है वो चलता भी ज़्यादा है। अगर आपकी छुरी की स्पाइन पे जंग भी उभर आया है उसके बावजूद उसका एज जो है वो रेज़र शार्प होगा। तो ये चीज़ इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपकी हीट ट्रीटमेंट पे
और एक आपकी मटेरियल पे। तो जो इसकी एज संभालने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरी बात इसकी वेयर रेजिस्टेंस। अब आपको हाई कार्बन स्टील का पता चल होगा कि उसके ऊपर जब जंग लगता है ना तो वो बहुत जल्दी फैलता है और वो बहुत डीप, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि अगर आप उसे साफ़ करें ना जंग को, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने खोद दिया है छुरी को एक तरफ से जहाँ पे जंग लगा हुआ है, वो बकायदा खड्डे पड़ जाते हैं। तो इस पे इस तरह के खड्डे नहीं पड़ते, इस पे बिल्कुल फुलकारी से निकलती है जंग की और वो इतनी बारीक होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो आप कूची से भी साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके कुछ, जहाँ पे इतनी फ़ायदे बता लिए तो कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इसका है एज की डिफ़िकल्टी निकालने की। तो चूँकि हार्ड बहुत है मटेरियल, तो इसका एज जो है वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि इसे गलना ही निकलेगा। इसका एज इतना सौखा निकलता नहीं है। तो आपको वट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एज निकालने के लिए। हाँ, अगर आपके पास डायमंड रोलर है, डायमंड शार्पनर है, तो आप इसका एज शायद कुछ बेहतर निकाल सकें वट्टी की निस्बत। तो इसका एज जो निकालने के लिए जो है वो टाइम लगता है थोड़ा, वट्टी पे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा इसका अगेन हल्का फुल्का इसे जंग लगता है, तो वो इसकी एक है प्रॉब्लम। तो अब आपके सामने 3 मेरे पास D2 के नाइफ़ पड़े हुए हैं अपने। एक मैंने टोका बनाया है ये खुद, और एक जो है वो मैंने चेरी पॉट वालों से बनवाया है फ़िश नाइफ़, फ़िश की कटिंग के लिए। और एक मेरे पास जो है वो डीबोनिंग नाइफ़ है, वो छोटी है। तो ये तीनों D2 स्टील की हैं। अब जो डीबोनिंग नाइफ़ है ये दोनों तो चलें एक साइड पे कर दें हम। अब ये जो नाइफ़ है, ये आपको क्या लग रही होगी कितनी हल्की नाइफ़ है, और इसका एज लगाए हुए मुझे कोई ऑलमोस्ट साल के राउंड सा हो गया, कुछ 8-10 महीने हो गए इसका एज लगाए हुए। अभी आप देखें, मैं आपको इसका एज दिखाता हूँ कि कितना शार्प है। मैंने इसे छेड़ा भी नहीं है। ये देखें, ये बाल है। अभी देखें आप ये क्या कर रहा है इनके साथ। अब मैं आपको इसका पैटर्न दिखाता हूँ कि इसका जो जंग है वो किस तरह लगता है इसे। ये देखें, ये देखें, ये जगह पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा जंग का। मैं थोड़ी सी लाइट अपनी काम करता हूँ, फिर आपको शायद वाज़े नज़र आए। तो ये देखें, ये जिस तरह हल्का सा ऊपर है ना, ये इस तरह आता है जंग इस पे। ये देखें इस तरह करके हल्का हल्का सा, ये बाकी सारा क्लियर है, ये जंग नहीं है। यहाँ पे देखें हल्का हल्का सा आया हुआ इधर, और सेम इधर। तो ये भी तकरीबन महीने डेढ़ से इधर ही पड़ा हुआ है जब से इसे रेडी किया है। तो ये उस सारे मामले में इसको इतना जंग आया, कोई इसकी ऑयलिंग नहीं की, कोई इसको कुछ नहीं किया। और ये जो नाइफ़ है ये तो मैंने अभी फ्रेश ही तैयार करवाया। बहुत शार्प नाइफ़ है जी। और इसका ज़रा टेस्ट करें। वो नाइफ़ ही बहुत भारी है, वैसे ही मुड़ जाता है हाथ से। तो देखें, हाय हाय हाय, क्लास। तो ये है जी D2 स्टील। अब इसकी आपको थोड़ा सा हार्डनेस का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास कमानी की छुरी है, विच इज़ अगली हार्ड मैंने की हुई है, बहुत हार्ड की हुई है। इतनी हार्ड की हुई है कि इसका एज निकालने पे मेरे पास टाइम ज़ाया करने का टाइम ही नहीं है। तो आपको इसको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, ये डेंट देख रहे हैं आपने डला ने उखाड़ के रख दिया उधर से, डेंट है पूरा। और इधर देखें, इसे कुछ पता ही नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा ये मोटा है तो इसलिए है। ये देखें, इधर करके मारते हैं, ये देख रहे हैं डेंट, ये देखें। और इधर देखें, कोई चक्कर ही नहीं बादशाह। इधर से मारा है मैंने सबसे बारीक जगह पे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका हल्का सा जंग का निशान है। इस पर कोई, ये यहाँ से मारा है मैंने इस जगह से।
कोई चक्कर ही नहीं कहीं निशान पड़ा हो। और उसका इसने कमानी का देखें, ये 2 जगह पे मैंने इंडेंटेशन किया है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। एक ये मैंने टोके से की है और ये मैंने छुरी से की है, और ये कमानी की छुरी है, बड़ी हार्ड और फुल टेम्पर मैंने की है, इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी, अपने हाथ से टेम्पर की है। तो ये है जी क्वालिटी D2 स्टील की। तो अब हम इसका रिव्यू भी करेंगे चेरी पॉट वालों का कि उन्होंने हमें क्या भेजा है, और एक दो और कंपनीज हैं, कोई एक दो हाथ भी हुआ है तो आपको बताएंगे कि कैसे हाथ हुआ, स्टोरी सुनाएंगे। ओवरऑल ये था हमारा एक D2 स्टील का एनालिसिस। अब D2 स्टील की जहाँ तक बात करें प्राइस की, पाकिस्तान में वैसे अगर इंटरनेशनल देखें तो इसे कॉस्ट इफेक्टिव स्टील कहा जाता है, कि अच्छी कैटेगरी की स्टील में इसकी जो प्राइस है वो सबसे कम है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से इसकी प्राइस बहरहाल आम जो, क्योंकि हमारी एक आदत है ना 150 की छुरियाँ यूज़ करने की, तो 150 की तो छुरी नहीं इसकी मिलनी है आपको। तो अगर आपने D2 स्टील की छुरी बनानी है तो आपकी 3000 के लगभग से एक अच्छी जो शेफ नाइफ है 9 इंच की, 9 इंच ब्लेड जिसका हो, तो 3000 के से स्टार्ट होनी चाहिए। और जैसे इसका देखें, ये बोन का हैंडल लगा हुआ है, तो सॉरी बोन का नहीं, ये जो हॉर्न है 12 सिंगे का सींग है, ये उसका हैंडल है। इसका बोस्टर भी अच्छा बना हुआ है, तो ये थोड़े कॉस्ट में ज़ाहिर है अच्छी चीज़ के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़ी आपको महंगी मिलेगी। लेकिन बहरहाल एक अच्छी छुरी आम 3000 से शुरू हो जाती है इसकी। और वज़ीराबाद से आपको बड़ी अच्छी छुरियाँ D2 स्टील की बनी, जो कि स्पेशली बाहर जाने के लिए बनाई जाती हैं, वो मिल जाती हैं और काम भी बड़ा एक्सीलेंट करती हैं। और अगर मेरे किसी व्यूअर को प्रॉब्लम है कि जी आपकी छुरी जो है आपने लगाई थी, आपने महीना यूज़ नहीं की तो वो ख़राब हो गई, तो वो D2 स्टील की छुरी एक मरतबा लेके उसे फुल शार्प करवा के मशीन पे, इस पे आपने वट्टी वाला रिस्क लेना ही नहीं है। वट्टी पे तो आप सारा दिन लगे रहेंगे इस पे, तो आप डायमंड रोलर पे शार्प करवाएं इसे, या अगर आपके पास डायमंड मैश 1000 है तो उस पर आप शार्प करें। आपको इसका रिज़ल्ट हैरान कर देगा कि कितनी अच्छी ये छुरी है। तो ये था आज ओवरऑल D2 स्टील के बारे में एक रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप मज़ीद किस स्टील के बारे में जानना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।